नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सी। तो आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स औषधियों के बारे। ठीक है, यानी प्रतिजैविक औषधियां क्या होती हैं, अर्थात कि जो सूक्ष्म जीवों पर कार्य करने वाली औषधियां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं और किस तरह से ये कार्य करती हैं और कार्य करने का तरीका इनका कैसा है। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रतिजैविक औषधियां हैं, एंटीबायोटिक्स जो औषधियां हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में इनको बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो औषधि है वो है एंटी बैक्टीरिया, अर्थात जो बैक्टीरिया के ऊपर कार्य करती है, या तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं या उन्हें मारती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? एंटी बैक्टीरियल कहलाती हैं। इसी तरह से एंटी फंगल होती हैं, जो फंगस को किल करती हैं। एंटी प्रोटोजोअल, ठीक, जो प्रोटोजोआ को नष्ट करती हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित बीमारियां जो होती हैं, अंतः परजीवी जो होते हैं, ठीक है, तो उन पर असर करने वाली औषधियां, उनको मारने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? एंटी प्रोटोजोअल कहलाती हैं। वायरस पर कार्य करने वाली औषधियां, वायरस की वृद्धि को कम करने वाली या उसको किल करने वाली जो औषधियां क्या कहलाती हैं? एंटीवायरल कहलाती हैं। इसी तरह से होती हैं एंटीमाइको बैक्टीरियल। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रतिजैविक औषधियों के प्रकार। ठीक, अब यहां पर हम जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो करेंगे हम एंटी बैक्टीरियल औषधियों के बारे में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये औषधियां हैं, एंटी बैक्टीरियल जो औषधियां हैं, ये सूक्ष्म जीवों पर जो अपना प्रभाव दिखाती हैं, किस तरह से दिखाती हैं, या इनकी जो क्रिया होती है वो अपना क्रिया का आधार क्या है, किस तरह से उसको मारती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के आधार पर जो एंटीबायोटिक्स हैं, प्रतिजैविक औषधियां हैं, उनको हमने दो भागों में बांटा है। पहला हो गया बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? बैक्टीरियोस्टेटिक या सूक्ष्म जीव रोधी, या उनकी जो वृद्धि है उसको क्या करती हैं? रोकती है। और दूसरी होती है बैक्टीरियोसाइडल, सूक्ष्म जीव नाशक। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, कौन सी औषधियां सूक्ष्म जीव रोधी या बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाएंगी? तो कौन सी कहलाएंगी? ऐसी औषधियां जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर रही हैं? ऐसी औषधियां जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं, ना कि सूक्ष्म जीवों को मारती हैं। अर्थात ये सूक्ष्म जीवों को मारती नहीं है, किल नहीं करती है। क्या करती हैं? केवल और केवल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें, ये औषधियां क्या करेंगी? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, सूक्ष्म जीवों की, ये क्या करती हैं? सूक्ष्म जीवों मारती हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवों को क्या करती हैं? ये किल करती हैं। तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? साइडल। साइडल माने नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों को मारती हैं, किल करती हैं,
या बोल सकते हैं नष्ट करती हैं। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि बैक्टीरियोस्टेटिक जो औषधियां हैं वे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को केवल और केवल रोकती हैं, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देती हैं, उनकी संख्या में वृद्धि को नहीं होने देती हैं। जबकि बैक्टीरियोसाइडल औषधियां क्या करती हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मार देती हैं। ठीक है, अगर मारी देंगी तो उनकी पूरी तरह से वो नष्ट हो ही गई। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करती हैं। कौन सी? बैक्टीरियोसाइडल। स्टेटिक, सूक्ष्म जीव रोधी हो गई, उनकी संख्या को, जनसंख्या को बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें यहां पर, तो ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं जिनको बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर रखा गया है, और ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिनको बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो पहली हो गई टेट्रासाइक्लिन, दूसरा क्लेरम फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, टाइलोसिन, सल्फा औषधि और ट्राइमेथोप्रिड। ठीक है, इन सबको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर रखते हैं। तो देखने वाली बात यह है, यहां पर सल्फा औषधि और ट्राइमेथोप्रिड दोनों को यदि अलग अलग यूज किया जाता है तो यह किसकी तरह कार्य करती हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह कार्य करती हैं। और यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से हम यूज करते हैं, ठीक है, तो हम इन दोनों औषधियों को संयुक्त रूप से किस कैटेगरी में रखते हैं? बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, बेसिट्रेसिन, क्विनोलोन्स और वेंकोमाइसिन, ये औषधियां किस कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं? बैक्टीरियोसाइडल औषधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहां पर हम एमाइनोग्लाइकोसाइड्स की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई और नियोमाइसिन। ये औषधियां किसके अंतर्गत आती हैं? एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आती हैं। जबकि एंड्रोफ्लोक्सोसिन और सिप्रोफ्लोक्सेसिन, एंड्रोफ्लोक्सोसिन, सिप्रोफ्लोक्सोसिन, ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं? क्विनोलोन्स के कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसमें कौन कौन सी औषधि आ जाएंगी? तीन औषधियां आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, नंबर एक रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और तीसरी हो गई नियोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है क्विनोक्यूलॉन्स।
इसमें एंड्रोफ्लोक्सोसिन और दूसरी हो जाती है सिप्रोफ्लोक्सोसिन। ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? क्यूनोलॉन्स के अंतर्गत। क्यूनोलॉन्स बोल देंगे इसको, क्या कहेंगे? क्यूनोलॉन्स कहेंगे। ठीक है, क्यूनोलॉन्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ये कौन कौन सी हो गई? बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल के बारे में हमने बात की कि कौन कौन सी औषधियां बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, यानी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाली होती हैं, और कौन सी औषधियां बैक्टीरियोसाइडल होती हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, समाप्त करती हैं, मारती हैं। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन हम बात करें। अगला क्लासिफिकेशन है इसकी परास के आधार पर। ठीक है, बैक्टीरिया है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इनको मारने के आधार पर, इनकी वृद्धि को रोकने के आधार पर, नष्ट करने के आधार पर जो औषधियां हैं, प्रतिजैविक औषधियां हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है नैरो स्पेक्ट्रम औषधियां और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधियां। ठीक है, तो नैरो स्पेक्ट्रम किन्हें कहते हैं हम? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किन्हें कहेंगे? ऐसी औषधियां जो ग्राम जो केवल ग्राम पॉजिटिव या केवल ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को मारती। ठीक है, यानी ऐसी औषधियां जो केवल और केवल या तो केवल ग्राम पॉजिटिव को मारेंगी या केवल ग्राम नेगेटिव को मारेंगी। ठीक है, ऐसी औषधियां जो केवल और केवल या तो ग्राम पॉजिटिव औषधियों को नष्ट, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारेंगी, जीवाणुओं को नष्ट करेंगी, या केवल दूसरी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करती है। ठीक है, क्या कहलाती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधियां कहलाती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। कौन सी कहलाएंगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम? जिनका स्पेक्ट्रम क्या है, परास क्या है, बड़ी, यानी जो दोनों प्रकार के जीवाणुओं को मारती हैं, किल करती हैं, ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को भी। ठीक है, अब बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, कौन कौन सी औषधियां ग्राम पॉजिटिव को मारती हैं, कौन सी औषधियां केवल ग्राम नेगेटिव को मारती हैं। ठीक है, तो केवल ग्राम पॉजिटिव पर कार्य करने वाली औषधियां कौन कौन सी होती हैं? इसमें हम बात करें तो पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेसिट्रेसिन। ठीक है, ये औषधियां कैसी हैं? ग्राम पॉजिटिव पर कार्य करती हैं। वहीं हम बात करें ग्राम नेगेटिव पर, तो इसमें आ जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव पर कौन कौन सी हो गई? स्ट्रेप्टोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन। ये औषधियां केवल और केवल किस पर कार्य करती हैं? ग्राम नेगेटिव पर कार्य करती हैं। जबकि पेनिसिलिन, वेनकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और बेसिट्रेसिन किस पर कार्य करती हैं? केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु हैं उन पर कार्य करती हैं। वहीं बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? टेट्रासाइक्लिन आ जाती है। ठीक है, क्विनोलोन्स आ जाते हैं,
क्लोरेमफेनिकोल आ जाती है, सेफेलोस्पोरिन आ जाते हैं, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, जिसमें हमने बात की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ठीक है, ये औषधियां आ जाती हैं आगे ना, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं। ठीक है, सल्फा औषधियां आ जाती हैं। सल्फा ड्रग किस कैटेगरी में आती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती हैं। क्विनोलोन्स, एंड्रोफ्लोक्सोसिन और सिप्रोफ्लोक्सोसिन किस कैटेगरी में आती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है, और क्विनोलोन्स हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में है ये? बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी के अंतर्गत है। ठीक है, और यदि हम दूसरी तरफ बात करें परास के आधार पर, तो ये किसमें है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी तरह से एम्पिसिलिन भी कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें मुख्य रूप से जो औषधियां हैं उनके नाम पते होने चाहिए कि कौन सी औषधि किस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल की गई है, किन औषधियों को क्या कहते हैं। ठीक है, परास के आधार पर हम बात करें तो क्योंकि जो जीवाणु हैं दो प्रकार के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। केवल ग्राम पॉजिटिव और या केवल ग्राम नेगेटिव पर कार्य करने वाली औषधियां क्या कहला रही हैं? नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, और दोनों पर कार्य करने वाली औषधियां ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। फिर उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में पेनिसिलिन, वेंकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और बेसिट्रेसिन हो गई, और ग्राम नेगेटिव में स्ट्रेप्टोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन होगी। वहीं बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो फिर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल, सेफेलोस्पोरिन, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, जिसके अंतर्गत स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, नियोमाइसिन आता है, जेंटामाइसिन आता है। इसी तरह से क्विनोलोन्स आते हैं, जिसमें अपने सिप्रोफ्लोक्सोसिन और एंड्रोफ्लोक्सोसिन आते हैं। इसी तरह सल्फा औषधि आ जाती हैं, और एम्पिसिलिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई अपनी कार्य करने की परास के आधार पर और सूक्ष्म जीवों पर कार्य करने के आधार पर। ठीक है, अब ये जो औषधियां हैं इनकी क्रियाविधि क्या है, यानी जो जीवाणुओं को ये मारती हैं किस प्रकार से मारती है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं या बैक्टीरिया हैं, भाई उनको किल तो करेंगे किसी ना किसी तरह से। ठीक है, उसकी सेल वाल को नष्ट करेंगी, उसके डीएनए को नष्ट करेंगी। किस तरह से उस सूक्ष्म जीव को ये नष्ट करती हैं, इनकी प्रोसेस क्या है जो जीवाणु है उसको नष्ट करने की, तो उसके बारे में हम बात करें तो औषधि की क्रियाविधि के आधार पर, यानी उसके किस भाग पर ये अटैक करके उस जीवाणु को, सूक्ष्म जीव को ये किल करती है। तो सबसे पहला है जीवाणु की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोककर। ठीक है, तो जीवाणु है, जब तक उसकी सेल वॉल नहीं बनेगी तो क्या होगा? जीवाणु नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं जो कोशिका की भित्ति के निर्माण को रोकती हैं, उसकी सेल वॉल को बनने नहीं देती? तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? पेनिसिलिन, वेनकोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन और बेसिट्रेसिन। ये औषधियां जो जीवाणु हैं उनकी सेल वॉल को बनने से रोकती हैं, अर्थात जो सूक्ष्म जीव हैं उनको बनने नहीं देती हैं, पनपने नहीं देती हैं, उनकी वृद्धि नहीं होने देती। ठीक है, कुल मिलाकर के जीवाणु के निर्माण को रोक देती हैं। अगला है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाने वाली, यानी जो कोशिका झिल्ली है बैक्टीरिया की, उसकी पारगम्यता को बढ़ा देंगी, अर्थात उसके अंदर जो भी तरल पदार्थ है वो अंदर प्रवेश करता चला जाएगा, और लास्ट में जाकर के वो क्या हो जाएगी? स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी चीज की पारगम्यता बढ़ जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा? जो लिक्विड है वो या तो अंदर बढ़ जाएगा या उसके अंदर से निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं? पॉलीमिक्सिन्स और माइकोनाजेन। ठीक है, ये क्या करती हैं? कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देती है। ठीक, नंबर 3 प्रकार है प्रोटीन संश्लेषण को रोकने वाली। किसी भी सेल के या कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटीन संश्लेषण का होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, सेल वाल हो, चाहे फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन हो, या अंदर के उसके कोशिकांग हो। ठीक है, तो यदि जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, तो वो नहीं बनेंगे। और बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार की सेल है। ठीक है, तो जब तक प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा
तो बैक्टीरिया नहीं बनेगा। अब तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को बनने से किस प्रकार से रोक रही है? ये प्रोटीन संश्लेषण को रोक करके, प्रोटीन को बनने नहीं देती। तो ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं जो प्रोटीन संश्लेषण को रोकती हैं? क्लोरामफेनिकोल, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन आ गई। ठीक है, तो कौन कौन सी आ गई? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन। ठीक है, ये क्या करती हैं? प्रोटीन संश्लेषण को रोकती हैं। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ओटीसी, ठीक है, ये भी क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल का निर्माण नहीं होगा और बैक्टीरिया नहीं बनेगा, जीवाणु कोशिका नहीं बनेगी। अगला प्रकार है, किस प्रकार से जीवाणु को बनने से रोकती हैं? न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण को, संश्लेषण को रोक करके। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो जिस भी बैक्टीरिया में जो भी न्यूक्लिक पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए संश्लेषण को रोक करके ये क्या कर रही हैं? उसको बनने से रोकती है। बिना डीएनए के या बिना न्यूक्लिक एसिड के कोई भी सेल का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? एक्रिफ्लेविन, एसाइक्लोविर और क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स में फिर वही दो औषधियां आ जाएंगी, एंड्रोफ्लोक्सोसिन, सिप्रोफ्लोक्सोसिन। ठीक है, तो ये औषधियां क्या करती हैं? किसी भी सेल के या जीवाणु कोशिका के डीएनए के संश्लेषण को, न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण को, सिंथेसिस को, निर्माण को रोक देती हैं, नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से कोशिका का निर्माण नहीं होता है, बैक्टीरिया सेल नहीं बन पाती है। ठीक है, अगला है फॉलिक एसिड के निर्माण को रोककर। ठीक है, जिसमें है पाबा को रोककर। इसमें जो औषधि है वो क्या है? सल्फोनामाइड। ठीक है, और अगली है ट्राइमेथोप्रिम। ये क्या करती है सल्फोनामाइड? कि जो बैक्टीरिया के संश्लेषण के लिए फॉलिक एसिड जो होता है, ठीक है, जो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड होता है, उसका संश्लेषण होता है। ठीक, और जो सल्फोनामाइड है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसके समान है? पावा के समान। ठीक है, पावा का क्या हो गया? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसके लिए आवश्यक होता है? बैक्टीरिया सेल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस पावा की स्ट्रक्चर किसके समान आ जाती है? सल्फोनामाइड, यानी सल्फोनामाइड का उपयोग कर लिया जाता है बैक्टीरिया द्वारा किसके स्थान पर? पावा के स्थान पर। ठीक, अब सल्फोनामाइड वहां जाकर के क्या कर देता है? उस प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देता है। उस बैक्टीरिया सेल को वहां पर उपयोग होगा तो बैक्टीरिया सेल को यह किल कर देता है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम क्या करते हैं? पावा के स्थान पर, क्योंकि पावा का जो संश्लेषण हो रहा है उसको नहीं होने देते, ठीक, उसके स्थान पर यह प्रयोग होकर के क्या करते हैं? जो बैक्टीरियल सेल है उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्रियाविधि में व्यवधान पैदा करके छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बनती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, तो उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं होने देती। इसमें कौन सी औषधि आ जाती है? ग्रेसी फुलविन। कौन सी है? ग्रेसी फुलविन जो औषधि है वह माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो प्रक्रिया है बनने की, ठीक, उसको पूर्ण नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल का निर्माण या सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये कुछ विधियां हैं या जो क्रिया विधि हैं इन औषधियों की, जिनके द्वारा ये क्या करती हैं? बैक्टीरियल सेल को बनने से रोकती हैं, उनकी वृद्धि को रोकती हैं या उनको मारती हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक करके, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा करके, ठीक है, इसी तरह से जो प्रोटीन संश्लेषण है उसको रोक करके, न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण को रोक करके, फोलिक एसिड के निर्माण को रोकने वाली, ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्रियाविधि को रोक करके या उसमें व्यवधान पैदा करके ये क्या करते हैं? जीवाणुओं की
जो वृद्धि है या उनका निर्माण है या जीवाणु सेल है उसका निर्माण नहीं होने देती। ठीक है, अब इसी में हम पढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये तो हो गए अपनी एंटीबायोटिक्स औषधियों के बारे में। अब यहीं पर एक औषधि आती है कृमिनाशक औषधियां, ठीक, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंथेलमेंटिक औषधियां कहते हैं। ठीक है, एंथेलमेटिक जो औषधियां हैं जो कृमियों का नाश करती हैं, जो कि पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो परजीवी हैं उनको किस प्रकार से ये नष्ट करती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट में हम बात करें तो अंत परजीवियों को नष्ट करने वाली औषधियां क्या कहला रही हैं, एंथेलमेटिक औषधि कहलाती हैं। जो कृमि है पेट के अंदर उनको मारने वाली औषधियां क्या कहला रही हैं, कृमिनाशक औषधियां या एंथेलमेटिक औषधियां कहलाती हैं। अब इनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम देखें तो कितने प्रकार की हैं, ये 3 प्रकार की होती। पहली हो गई एंटी निमेटोडल, दूसरी हो गई एंटीसेस्टोडल और तीसरी हो गई एंटी ट्रिमेटोडल। ठीक है, तो ये एंटी निमेटोडल यानी जो निमेटोड्स पर कार्य करती है। निमेटोड्स हो गए गोल कृमि, जैसे ये किसके खिलाफ कार्य करती है, राउंड वर्म, यानी गोल कृमि पर कार्य करती हैं। और गोल कृमि के अंतर्गत कौन कौन से परजीवी आते हैं, एस्केरिस, हिमोंकस। ठीक है, कौन कौन से आ जाते हैं, एस्केरिस आ जाता है, हेमोंकस आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं एस्केरिस सुअम होता है, इसी तरह से एक होता है टॉक्सोकारा वाइटुलम होता है। एस्केरिस सुअम कहां पाया जाता है, जो सुअर है, ठीक है, सुअर का परजीवी है, सुअर के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से क्या होता है, एक टॉक्सोकारा वाइटुलोरम, टॉक्सोकारा होता है। इसी तरह से लंगवर्म होता है, ठीक है, कौन सा होता है, डिक्टाइलोकैलस विविपेरस होता है और स्ट्रोंगाइलस होता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, राउंड वर्म के अंतर्गत आते हैं। अब इन राउंड वर्म पर कार्य करने वाली औषधियां कौन कौन सी हैं जो इनको नष्ट करती हैं। इसमें पहली हो गई चिनोपोडियम ऑयल, फिनोथाइजीन, पिपराजीन, एल्बेंडाजोल, हेल्बेंडाजोल। ठीक है, तो ये जो औषधियां मुख्य रूप से किस पर कार्य करती हैं, राउंड वर्म पर कार्य करती है। ठीक है, तो राउंड वर्म में कौन कौन से हो गए, एस्केरिस हो गया, हेमोंकस हो गया, टॉक्सोकारा वाइटुलरम, ठीक है, एस्केरिस सुअम हो जाता है। इसी प्रकार से लंगवर्म है, डिक्टैलोकैलस विविपेरस और स्ट्रोंगाइलस जो परजीवी है ये भी गोलकृमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनके ऊपर कार्य करने वाली औषधियां ऑलचिनोपोडियम, फिनोथाइजीन, पिपराजीन और एल्बेंडाजोल और साथ में फेनबेंडाजोल, ये औषधियां गोलकृमि पर कार्य करती है। ठीक, अब दूसरी है एंटीसेस्टोडल। ये कैसे होते हैं, टेपवर्म होते हैं। ठीक है, ये क्या है, टेपवर्म पर कार्य करने वाली औषधि, जिनको हम बोलते हैं फीता कृमि। जैसे टीनिया सोलियम हो गया, ठीक है, टीनिया सेजिनेटा हो गया, मोनेंजिया स्पीसीज हो गई। ठीक है, तो ये इनके ऊपर जो औषधियां इनको किल करती हैं, इनको मारती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एंटीसेस्टोडल कहलाती हैं। जिसमें कमाला, मेलफर्न, कद्दू के बीज और हेक्सोक्लोरोफिन ये क्या करती हैं, सेब वर्म पर असरकारक होती हैं, इनको किल करती हैं। ठीक है, अगला है नंबर 3 एंटी ट्रिमेटोडल, जो किस पर कार्य करती हैं, फ्लूक्स पर कार्य करती हैं। इनको बोल देते हैं हम पर्णकृमि, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है फ्लैट वर्म होते हैं ये, पत्ती के समान। ठीक है, क्या बोल देते हैं इन्हीं को हम, फ्लैट वर्म बोल देते हैं, यानी चपटे कृमि, चपटे कृमि, पत्ती के समान होते हैं, जैसे फ्लूक्स हो गए।
ठीक है। फ्लूक्स, लीवर फ्लूक्स हो गए, ब्लड फ्लूक्स हो गया, ठीक है। इन पर कार्य करने वाली औषधियां होती हैं। जैसे लीवर फ्लूक्स की हम बात करें, फेसियोला होता है, ठीक। फेसियोला हेपेटिका हो गया, फेसियोला गिगंटिका हो गया। तो ये क्या है, और एम्फिस्टोम्स हो गए, ये सब क्या है, फ्लूक्स होते हैं। तो इनके ऊपर जो कार्य करने वाली औषधियां हैं वो क्या कहलाती हैं, एंटी प्रेमेटोडल कहलाती हैं। इसी तरह से हम बात करें कि लीवर फ्लूक पर कार्य करने वाली औषधियां कौन कौन सी होती हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्साक्लोरोएथेन, ऑक्सीक्लोजानाइड। इसी तरह से ब्लड फ्लूक्स पर कार्य करने वाली औषधियों की बात करें तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमोशन होती, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हमने जो एंथेल्मेटिक औषधियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। पहली हो गई एंटी निमेटोडल, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गोलकृमि, गोलकृमि पर या गोलकृमियों को मारने वाली औषधियां, जिसमें एस्केरिस हो गया, हेमोंकस हो गया, ठीक है, लंगवर्म हो गया, स्ट्रोंगाइलस हो गया। एंटी सेस्टोडल, ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं, टेप वर्म आ जाते हैं, फीताकृमि आ जाते हैं। फीताकृमि पर कार्य करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं, एंटी सेस्टोडल कहलाती हैं, जिसमें टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, इसी तरह से एक मोनेंजिया स्पीसीज भी होती है। और तीसरे हैं एंटी ट्रिमेटोडल, इसमें फ्लूक्स आ जाते हैं, ठीक है, इनको पर्णकृमि बोलते हैं, फ्लैटवर्म बोलते हैं, ठीक है, या चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है, जिसमें लीवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक आ जाते हैं, ठीक है। लीवर फ्लूक पर कार्य करने वाले औषधियां कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्साक्लोरोएथेन, ऑक्सीक्लोजानाइड हो गए। ब्लड फ्लूक्स में पर कार्य करने वाले औषधियां टाटर एमेटिक और एंटीमोशन होती है। तो इस तरह से ये औषधियां यहाँ पर अपनी समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से कौन कौन सी औषधियों के बारे में बात की, एंटीबायोटिक्स के बारे में और एंथेल्मेटिक औषधियों के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।